वेलकम टू एनसीईआरटी स्पेशल क्लासेस विद मी। पिछले वीडियोस में हमने आपातकालीन टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1926 में किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? हमारा क्वेश्चन है, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1926 में किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1926 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत की गई थी और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसका नाम परिवर्तित कर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसका भारत लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग किया गया था, संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को संघीय लोक सेवा आयोग का नाम परिवर्तित कर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था। यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुई थी। यानी कि इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का नाम परिवर्तित करके संघीय लोक सेवा आयोग किया गया था, संघीय लोक सेवा आयोग। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया था, 26 जनवरी 1950 को। चलिए इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा कि भारत लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हमें चुनना है कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकती है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यह हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसलिए हमारा कथन हमें पूछा गया था कि लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि यही गलत था। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोक सेवा अध्यक्ष को या गृह मंत्री को? तो संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनिए। हमें चुनने हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया है, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। आयोग का प्रत्येक सदस्य ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्षों तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करता है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। आयोग का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। जी हाँ, यह कथन भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे, क्योंकि आयोग का प्रत्येक सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्षों तक या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होता है इनमें से जो भी पहले हो तक अपना पद धारण करता है। और इस प्रकार हमारे सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? हमें चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, संविधान इसके अध्यक्ष को सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त होने पर रोक लगाता है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। संविधान इसके अध्यक्ष
को सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त होने पर रोक लगाता है। अगला कथन है, आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कोई सदस्य इस आयोग या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त के लिए पात्र होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त अध्यक्ष को छोड़कर कोई अन्य सदस्य को किसी भी राज्य की लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके सदस्यों के वेतन एवं भत्ते भारत की समेकित निधि पर भारित होते हैं। जी हाँ, यह कथन भी सही है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते भारत सरकार की समेकित निधि पर भारित होते हैं। इस आयोग के सरकारों से संबंधों को प्रधानमंत्री समन्वित करता है। यह कथन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा कि इस आयोग के सरकारों से संबंधों को प्रधानमंत्री समन्वित करता है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग के सरकार के संबंधों को केंद्रीय गृह मंत्रालय समन्वित करता है, ना कि प्रधानमंत्री। इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय समन्वित करता है, ना कि प्रधानमंत्री। यह अपने प्रतिवेदन के कार्य, अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों के निष्पादन के संबंध में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों से सीधे संपर्क करता है। आयोग से जुड़ा और इसके अधीन कोई अन्य कार्यालय नहीं। तो हमें चुनना था कौन सा कथन सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला कथन है, यह भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्त के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यह भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्त के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। यह सिविल सेवा में पदोन्नति एवं सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के संबंध में परामर्श देता है। यह कथन भी सही है। यह भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्तियों के अनुशासन से संबंधित विषयों पर परामर्श देता है। यह कथन भी सही है। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 तीनों कथन सही हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न विषयों पर परामर्श भी देता है, जैसे सिविल सेवा में पदोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के संबंध में, भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्तियों के अनुशासन से संबंधित विषयों पर, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित विषयों पर, अल्पकालीन नियुक्ति व नियुक्तियों के नियमितीकरण से संबंधित विषयों पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करती है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त राज्य सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं और संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करती है। इन दोनों कारणों पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। और राज्य के राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं है, वह उन्हें निलंबित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। भारत का राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपालों की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति, सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल द्वारा, सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों की समिति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति। 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति ही संयुक्त लोक सेवा आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। आयोग के सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल अथवा 62 वर्ष जो भी पहले हो की अवधि के लिए नियुक्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें चुनना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। दूसरा ऑप्शन है, इसके अध्यक्ष अथवा सदस्यों के राज्यपाल कदाचार के आधार पर पदमुक्त कर सकता है। तो यह कथन सही नहीं है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्यों को राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर पदमुक्त कर सकता है। इसमें दिया था, इसके अध्यक्ष अथवा सदस्य को राज्यपाल कदाचार के आधार पर पदमुक्त करता है। तो राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति कदाचार के आधार पर पदमुक्त कर सकता है। अगला दिया इसका प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। यह कथन सही है। अगला, इसके अध्यक्ष अपने पद से मुक्त होने के पश्चात संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के पात्र होते हैं। यह कथन भी सही। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। तो यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें चुनना था कौन सा कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता। सिविल सेवाओं में नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में। तो इसके लिए परामर्श
पूछा है निम्नलिखित में से किस संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जा सकता। तो हमें बताना है किसके संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है। पहला कथन है सिविल सेवाओं में नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में। दूसरा है भारत सरकार अथवा किसी राज्य के अधीन कार्य करते समय जब किसी व्यक्ति को चोट लगी हो तो वह क्षतिपूर्ति का दावा करे। तीसरा है सिविल सेवाओं में स्थानांतरण के लिए अभ्यर्थियों की योग्यताओं के संबंध में। चौथा है सिविल सेवाओं में वेतन एवं भत्ते के निर्धारण में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, सिविल सेवाओं के वेतन और भत्ते के निर्धारण में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस अनुसूची में प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया। वर्तमान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें चुनना है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अगला कथन है संविधान के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत कोई राज्य किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को राज्य के सभी राजकीय कार्यों के लिए अपना कार्य कर सकता है, अपना सकता है। दूसरा कथन है संविधान के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत कोई राज्य किसी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को राज्य के सभी राजकीय कार्यों के लिए अपना सकता है। यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार हमारे कथन 1 और 2 दोनों सही हो, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की अनुसूचित भाषाओं में शामिल है। संस्कृत, अंग्रेजी, नेपाली और सिंधी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंग्रेजी भारत की अनुसूचित भाषाओं में शामिल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत की निम्नलिखित अनुसूचित भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वाला कौन सा सही घटनाक्रम है। तो मराठी भाषा बोलने वाले लोग 6.86% हैं, बांग्ला बोलने वाले लगभग 8% लोग हैं, तमिल भाषी लगभग 5% लोग हैं और तेलुगु वाले लगभग 6% मतलब 6.7 लगभग 6% के आसपास लोग हैं। तो इस प्रकार हमारा सही घटनाक्रम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बांग्ला बोली जाती है, उससे कम मराठी, फिर उससे कम तेलुगु, फिर उसके बाद सबसे कम तमिल बोली जाती है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया संविधान में केंद्र सरकार के लिए अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने के 15 वर्ष तक प्रयोग करने का प्रावधान किया गया था। जी हाँ, यह कथन बिल्कुल सही है। वर्ष 1955 में नियुक्त राजभाषा आयोग ने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी लाने के पक्ष में राय दी थी। हाँ, यह कथन भी सही है। भारत में हिंदी सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। यह कथन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन सही है। प्रथम राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 343 के तहत संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 15 वर्षों की अवधि के उपरांत भी अंग्रेजी का प्रयोग हिंदी के साथ साथ संघ के सभी प्रयोजनों एवं संसद के कार्य निष्पादन हेतु किया जा सकता है। वर्ष 1955 में राष्ट्रपति ने वीजी खरे की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी लाने के पक्ष में अपनी राय दी। भारत में 43.63% लोगों के द्वारा हिंदी बोली जाती है, जो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो इसका ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है कि उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ में हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।